Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter from class 12th chemistry, and the chapter is solution. So basically guys, this is the part 3rd of the chapter video, and previously I have posted 2 videos related to the chapter, right? So before watching, please go and check out if you have not watched those videos, because you will not be able to understand today's topic before understanding the previous ones, right? So let's begin with the today's video. So as I told you guys, first topic is on solubility. So basically firstly we will see what is solubility and what are the conditions on which the solubility depends, right? So let's see first of all what is solubility, right? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent under specific conditions. So it means whatever the solubility is, actually में solubility क्या है? Solubility किसी सब्सटेंस की ऐसी कंडीशन है कि उस कंडीशन में हम किसी उस सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट हमारे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मिला सकते हैं, सो हम इसे solubility कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट यू हैव टू मेक sugar and water solution, right? So you have taken 1 glass of sugar. That is a fixed amount of your solvent. You cannot add more water in that solvent, so you will not increase the amount of solvent. This is one condition. Second condition is, after the taking a specific amount of solvent, now you will start adding sugar in it. After a certain condition or after a certain time period, you will observe that you are adding sugar but it is not dissolving in the solvent. So this is the solubility. It means, for example, if you have added 5 teaspoons of sugar in the glass water, so that is the solubility. It means in a glass water of 10 ml, आपने अगर 10 ml वाटर लिया है और उसमें 5 teaspoon sugar ऐड किया है, so that 5 teaspoon sugar is the solubility for 10 ml of water, right? So this is solubility. अब देखते हैं कि किस किस कंडीशंस पे हमारी solubility डिपेंड करती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा. पहली है नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट का इस पे हमारी solubility डिपेंड करती है. सेकेंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर कैसा है इस पे भी डिपेंड करती है. अभी फर्दर हम इसी सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या क्या नेचर होते हैं हमारे जिसके ऊपर हमारे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, राइट. थर्ड इज टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स अगर आपने जो भी शुगर सॉल्यूशन बनाया है, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे आपने रखा है और देन उसमें 5 टीस्पून शुगर ऐड किया है, सो दैट इज योर टेम्परेचर इज फिक्स्ड. नाउ यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज. सो इंक्रीज अगर आप करोगे सो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी सोल्यूशन की. सो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर मीन्स एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सो योर दिस इज द फिक्स्ड टेम्परेचर जहाँ पर आप 5 टीस्पून ऑफ शुगर 10 ml वाटर में ऐड कर. एंड फोर्थ फैक्टर इज प्रेशर, राइट. सो प्रेशर डिपेंड करता है कि आप अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे अपने सोल्यूशन को रखा है एंड देन आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, सो जो सॉल्युबिलिटी उस मैक्सिमम प्रेशर पे होगी वही हमारा रिमेन करनी पड़ेगी ऑल थ्रू. नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हैं, राइट. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो हमारे टॉपिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो टर्म्स हैं, वो तब ही यूज होंगे जब कोई सॉलिड फॉर्म में लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है. सो इस फैक्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. सो पहला टर्म जो आता है वो है डिसोल्यूशन. द सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन है कि जब सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, राइट. सो कुछ परसेंटेज ऑफ सॉलिड हमारे डिसॉल्व हो जाती है और जब वो
सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाती है तो वाटर जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। सो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का प्रोसेस है हमारा पूरा, उसी को हम डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब कि अगर हम कोई सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो जितनी सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी और सॉल्वेंट या फिर जो सोल्यूशन बनेगा उसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं और 5 ml ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, दोनों को हम अगर मिला के सोल्यूशन बनाएंगे तो वो 10 ml हो जाएगा। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। फाइन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है कि जो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। एक दूसरे से कंबाइन होने के बाद वो सोल्यूशन से बाहर सेपरेटेड हो जाते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप बिग क्रिस्टल वाटर देखोगे, सो आप जब पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में ऐड करके हीट करोगे तो आप हीट करने के बाद आप नोटिस करोगे कि उसके नीचे छोटे छोटे पिंक कलर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो यही है कि इसको हीट ऐड करने के बाद हमारा यही प्रोसेस हुआ, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, राइट। सो यही क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हुआ एंड दिस प्रोसेस वाज बिकॉज कि हमने उस सोल्यूशन को हीट प्रोवाइड की। सो जो भी हमारा पार्टिकल्स अटैच करके सॉल्यूट के सेपरेट हो जाते सोल्यूशन से, उन्हीं को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टल्स कहते हैं। तीसरा है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन डेवलप होना जिसमें हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों एक ही फेज में हो। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये कंडीशन होती है कि जिसमें हम जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स का ऐड कर रहे हैं उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर सेपरेट हो जा रहा है, यानी कि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इक्वली हो रहा है। इस कंडीशन को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम का साइन सॉल्यूशन। यानी कि हम फॉर एग्जांपल हम वाटर लिया हमने सॉल्वेंट और सॉल्ट लिया सॉल्यूट, अगर हम जितना सॉल्ट डाल रहे हैं सॉल्वेंट में और उतना ही सॉल्ट हमारा बाहर निकल रहा है, हम उसको हीट भी कर रहे हैं उसमें सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्ट फिर वापस आ जाएगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। सॉल्यूट का होगा सोल्यूशन में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कोई भी कंडीशन होगी स्पेसिफिक, उस पे जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा तो कंसंट्रेशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन रहेगा, यानी कि कंसंट्रेटेड रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बेसिकली कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, और आफ्टर अ कंडीशन जब कोई और सॉल्यूट, यानी कि हमने एग्जांपल लेते हैं हम वाटर और शुगर का, वाटर एंड शुगर से हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। सो एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। सो ऐसी सॉल्यूशन को कि जिसमें आप फर्दर और सॉल्यूट नहीं ऐड हो सकता है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, राइट। सो इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस दोनों इक्वली हो रहा था। जैसे कि हम इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम साइन, एंड ऊपर हम डिसोल्यूशन लिखेंगे क्योंकि हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, फिर नीचे वाले एरो पे हम क्रिस्टलाइजेशन लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेशन नहीं याद कर पा रहे हो सो राइट डाउन दिस इक्वेशन, राइट। आप अगर इस इक्वेशन को समझ ले रहे हैं सो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने में। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी
चीज को एकदम पैराग्राफली याद करो, जस्ट मेक योर शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स जब देखोगे अपने, सो यू विल इजीली गेट टू अंडरस्टैंड कि उस पैरा में क्या लिखा है, फिर आप फर्दर उसको पैरा में लिख सकते हो, राइट। लास्ट जो टर्म है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल है, जितना सैचुरेटेड का प्रोसेस था उसी का ऑपोजिट होगा, यानी कि जिसमें अभी फर्दर हमारा मोर सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर का प्रोसेस अगर हम टेम्परेचर को ज़रा सा भी चेंज किया, so that will change the type of dissolving solute. So इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, ठीक है। यानी कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे हैं, so हम रूम टेम्परेचर पे ही उसे में और सॉल्यूट ऐड कर पाएंगे। अगर फर्दर आप नहीं ऐड कर पाओगे, so आप अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो आप नहीं ऐड कर पाओगे। so ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। So these were the topics or you can say the terms जो कि हमारे solubility से related है। जनरली पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि जैसे कि ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया गया, इतना सॉल्वेंट था और ये टेम्परेचर था, फिर आप बताइए कि आप इन कंडीशन को देख के आप कौन से सोल्यूशन को वो कर सकते हैं। सो आपको बताना होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, दिस इक्वेशन you can write down and they will surely give you the marks. So is important है आपको समझना है कि आपको कौन सी चीज़ किस जगह पर यूज़ करनी है, राइट, ठीक है। सो वी विल डिस्कस नाउ द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। बस आपको उन्हीं टर्म्स को पैराग्राफ्स में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ठीक है। सो सबसे पहला प्रोसेस हमारा कहाँ से शुरू होता है? हमारा डिसोल्यूशन से। सो क्या लिखा हुआ है पहली लाइन से? When a solid solute is added continuously in a solvent, the solid keeps dissolving and the concentration of solution increases. So यही चीज़ मैंने आपको डिसोल्यूशन में भी बताई थी कि जब हम कंटिन्यूसली किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम डालते रहेंगे लिक्विड में, तो उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो बनेगा वो इंक्रीज होगा। मैंने देखा था 5 ग्राम हमने सॉल्यूट लिया था शुगर और 5 ml लिया था हमने सॉल्वेंट वाटर, सो दोनों को ऐड किया तो 10 ml निकल आया, ठीक है। इसी प्रोसेस के सेकेंडली हमारा क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स और सॉल्यूशन गेट सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इसमें यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, वो एक दूसरे को स्टिक कर लेते हैं और क्लम्प्स बनाकर वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन आती है जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस सेम रेट में होता है। सो इसको हमने क्या देखा था? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिमेंबर? सो ये 3 प्रोसेस हमने देखे थे। सो इस प्रोसेस में क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है, जितने सॉल्यूशन में जा रहे हैं उतने ही सेपरेट आउट हो रहे हैं। सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सी ऑल द टर्म्स को बस हमने थोड़ा सा डिटेल में सीक्वेंस वाइज कर दिया है कि कौन सा टर्म किस सीक्वेंस में होगा, इसलिए मैंने आपको सारे टर्म सीक्वेंस वाइज समझाए थे। सो आप उसी सीक्वेंस में उस टर्म को याद कर लो एंड आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। फिर इसमें क्या बोला गया है, आगे प्रोसेस हम देखते हैं। और इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, ठीक है, इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होता है? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। सो इसको क्या हम कहते हैं? कौन से टाइप के सॉल्यूशंस होगा? ये सैचुरेटेड। यस, सैचुरेटेड मतलब कि उसमें अब हम सॉल्वेंट में या जो सॉल्यूशन बना है उसमें मोर फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। और कंडीशन क्या होगा कि जो हमने स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे ऐड करना शुरू किया था वही हमारा मेंटेन रहना चाहिए एंड तक। अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज हुआ सो सॉल्युबिलिटी के कंडीशन में भी चेंज हो सकता है, इनसॉल्युबल हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है।
सो इसमें क्या हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन में है कि जो हमने कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर के ली थी वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए, राइट। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इज सॉल्युबल सोल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी। सो इसका मतलब है कि हम किसी सोल्यूशन की अगर सॉल्युबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी नोन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पता होगा तो हम इजीली सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि अगर हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इस सीक्वेंस में सारे हमारे प्रोसेसेस अकर होंगे, राइट। Now another topic which is very important for your examination, right? So Very important topic, factors affecting the solubility of solid in a liquid. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स सी कि हमें इसमें सबसे ज़्यादा समझना क्या है किस चीज़ के बारे में। सो पहला जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो सॉल्यूट है वो पोलर या फिर आयनिक कंपाउंड है। पोलर या आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl टाइप के कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। सो हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? H2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो हमारा सॉल्वेंट भी पोलर कंपाउंड होना चाहिए। और अगर हम पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो इट विल बी कंप्लीटली इनसॉल्युबल, राइट। सो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारा है बेंजीन, राइट। और इसी तरीके से नॉन पोलर की कंडीशन है, नॉन पोलर है अगर तो उसको हम सॉल्युबल बना सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ। और अगर हम पोलर सॉल्वेंट में इसको मिक्स करेंगे तो वो लेस सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या इसमें फैक्टर इफेक्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए? इसमें इफेक्ट कर रहा है 3 टाइप के इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। कौन कौन से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है? पहला है सॉल्यूट सॉल्यूट। इट मीन्स जो भी हमारा सॉल्यूशन हमने बनाया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, फॉर एग्जांपल अगर हमने इफ वी हैव टेकन ए पार्टिकल एज सॉल्यूट एंड बी पार्टिकल एज सॉल्वेंट, सो इन दोनों से हमारा सॉल्यूशन बनेगा। सो जो भी हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो है ए। सो सॉल्यूट हमारा ए था तो जो भी पार्टिकल ए के बीच इंटरेक्शन होगा उसे हम सॉल्यूट सॉल्यूट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोलेंगे। सिमिलरली जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट में होगा वो बी और बी के साथ होगा, राइट। और इसी के साथ जो भी हमारा ए बी यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होगा या फिर बॉन्डिंग होगी, सो उसे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपको 2 ही टर्म्स में पूरा तीनों फैक्टर्स का अफेक्शन बता दिया। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट, कि आपको समझना है कि कौन कौन से इंट्रैक्शंस होते हैं। फर्दर हम लोग आगे इनके बारे में बात करेंगे जब हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस करेंगे। बट टुडे हम इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि इसी वजह से इन इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट करता है, राइट। नाउ जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। कैसे? मान लो अगर हम कोई सॉल्यूशन लिया और वो सैचुरेटेड है, ठीक है, और उसकी हीट एंथैल्पी ग्रेटर दैन 0 है, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। बट अगर उसकी हीट एंथैल्पी लेस देन 0 है, सो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, राइट।
तो इसको हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बोलते हैं और वो होता है ले चैटलर्स प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस किसी सॉल्यूशन में एंडोथर्मिक है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन की हीट एंथैल्पी 0 से ज़्यादा है, सो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ बढ़ेगी। और वहीं अगर हमारी हीट एंथैल्पी 0 से लेस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। फाइन। सो इसी को हम बोलते हैं ले चैटलर्स प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आगे हम फर्दर अपने और भी लेसन्स में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया हुआ है यहाँ पे कि जो भी ले चैटलर्स प्रिंसिपल था वो सॉल्युबिलिटी के लिए बेसिकली इन्होंने, जो साइंटिस्ट थे ले चैटलर, उन्होंने दिया था। ठीक है। सो इस इज हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। बेसिकली टेम्परेचर में भी हमारा क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं, बट सोल्यूशन की हीट एंथैल्पी उसके इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करती है। So that's all guys, thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye.